बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में इंटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। इस इमेज से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता है। तो आज हम रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए, देन फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, ये कहता है कि जैसा हमें ऑलरेडी पता है कि दुनिया के अंदर जब भी कोई नया लिविंग ऑर्गेनाइज्म आता है तो वो हमेशा एक पहले ही लिविंग ऑर्गेनाइज्म से आता है। जिस तरह से हमने कहा था ना कि दुनिया के अंदर अगर कोई नया सेल बनता है तो वो हमेशा पहले सेल से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो ये भी वही बात है कि एज वी हैव ऑलरेडी नोन दैट लिविंग ऑर्गेनाइजम्स कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनाइजम्स। एक जो नया लिविंग ऑर्गेनाइज्म आएगा वो हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म से ही आएगा। तो ये कहता है जो ओल्डर होते हैं उन्हें पेरेंट्स कहा जाता है और जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोजेनी कहा जाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन कहा किसे जाता है भाई? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस करे तो इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ड ओन पे आपने फोकस करना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनाइज्म अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनाइज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अच्छा भाई, हमने रिप्रोडक्शन को दो मेन डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजम्स हैं वो मुख्तलिफ किस्मों की जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ किस्मों की रिप्रोडक्शन को हमने दो बड़ी कैटेगरी के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जिसमें एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इन दोनों के अंदर मैं थोड़ा सा फ़र्क आप लोगों को अभी से समझा देता हूँ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके लिए हमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी एक मेल है तो दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। जबकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और उसमें भी ना मेल होता है ना फीमेल होता है, जस्ट एक पेरेंट होता है। सिंपल उसके अंदर डिवीजन होती है, आगे चल के हम देख भी लेंगे। अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके लिए हमें गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम दोनों रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो आपने याद रखना है जो बच्चे बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन शो करते हैं अपने पेरेंट्स से। वो थोड़े से क्या मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनके अंदर बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होती, यानी जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तीन किस्मों की मैंने तीन तीन फ़र्क आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बताएं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न ये है, आपकी बुक में जो अगला टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है ना प्लांट्स के अंदर। आज से हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको फिनिश करने के बाद फिर हम जो जूलॉजी की तरफ मूव करेंगे। हम टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्मों की रिप्रोडक्शंस हैं, वो समझाना हमारे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और स्टूडेंट्स के लिए समझना भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से नहीं समझा हुआ होता। तो हमेशा पहले आप फ्लावर को समझें और फिर उसके बाद आप रिप्रोडक्शन को समझें। अब आपको फ्लावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फ्लावर के पार्ट्स नहीं पता, फ्लावर की एनाटमी, फ्लावर की फिजियोलॉजी, तो आप किस तरह से रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे, चाहे फिर वो एसेक्सुअल हो चाहे फिर सेक्सुअल हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम फ्लावर के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन फिर हम एसेक्सुअल और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, फ्लावर को डिफाइन करने का तरीका क्या है? फ्लावर के बारे में कहा जाता है कि ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। प्लांट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहता है फ्लावर को डिफाइन करने का तरीका भी यही, इट इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का ये वो पार्ट होता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा भाई, फ्लावर कहाँ से बनता है? फ्लावर डेवलप होता है कंप्रेस्ड शूट से। आप लोगों को पता है कि अगर ये हमारे पास एक ज़मीन है और ज़मीन में हम लगाते हैं बीज, ये हमने क्या लगाया, बीज लगाया है। तो बीज से दो पार्ट निकलते हैं, एक अप साइड और दूसरा डाउन साइड निकलता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पार्ट निकलता है उसे हम रूट कहते हैं और जो अपर डायरेक्शन में पार्ट निकलता है उसे हम शूट कहते हैं। फिर ये शूट जो है मॉडिफाइड होकर स्टेम बनाती है, फिर स्टेम से स्टॉक निकलती है, फिर फ्लावर्स, फिर ब्रांचेस, फिर लीव, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं फ्लावर क्या है, एक किस्म की मॉडिफाइड शूट है। अच्छा भाई, हमारे पास जो एक टिपिकल फ्लावर होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं, फोर उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैलेक्स जिसे हम सेपल भी कहते हैं, दूसरा होता है कोरोला जिसे हम पेटल कहते हैं, तीसरा होता है गाइनोशियम जिसे हम कार्पेल कहते हैं और चौथा होता है एंड्रोशियम जिसे हम स्टेमन कहते हैं। अब ये जो गाइनोशियम और जो एंड्रोशियम है ये है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट
और ये जो कैलेक्स एंड कोरोला हैं ये हैं एसेसरी पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रियल में जो रिप्रोडक्शन होगी ना वो गायनोशम और एंड्रोशम के अंदर होगी, इन दोनों की पार्ट की मदद से होगी, लेकिन ये वो पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। खैर हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े लफ्जों में ये जो आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, किसी भी फूल के जो पत्ते होते हैं ब्राइट कलर के, इनको पेटल कहा जाता है, और जो ये कलियां होती हैं इनको सेपल कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा मेल का पार्ट है, और ये वाला जो आपको पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा फीमेल का पार्ट है। फिर इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपने एक फ्लावर के अंदर सिर्फ ये 4 पार्ट नहीं देखे होंगे, यहाँ इमेज में भी आप देखें आपको इस फ्लावर के अंदर कुछ एडिशनल पार्ट भी मिलते हैं। तो उन एडिशनल पार्ट्स में से जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है वो है स्टेम। हम स्टेम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है पेडंकल, और तीसरा जो है जिसे हम स्टॉक या पेट्योल कहते हैं, और जो हमारे पास आखिरी पार्ट है उसे हम थैलेमस या फिर क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं। अच्छा भाई, स्टेम को डिफाइन करने का तरीका क्या है? स्टेम एक किस्म का मेन एक्सिस है। कोई भी प्लांट होता है ना उसका जो मेन एक्सिस होता है उसे स्टेम कहा जाता है, जो कि प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स को होल्ड करता है, जैसे लीव्स हो गए या फिर ब्रांचेस हो गई या फ्लावर या और वट जितने भी पार्ट होते हैं उन सब को होल्ड करने वाला जो मेन एक्सिस होता है ना उस मेन एक्सिस को क्या कहा जाता है? स्टेम कहा जाता है। फिर ये स्टेम वुडी भी हो सकता है और नॉन वुडी भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेम बनती कहाँ से, फिर मैं वही बात करूंगा। अगर ये जमीन है, हमने यहाँ पे बीज लगाया है, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम रूट कहते हैं, जो ऊपर पहला पार्ट निकलता है उसे हम शूट कहते हैं। फिर ये शूट मॉडिफाइड होकर आपकी क्या बनाती है? स्टेम बनाती है। तो स्टेम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है किसकी? शूट की। तो मुझे उम्मीद है कि स्टेम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है स्टॉक, या जिसे हम पेट्योल कहते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को इस इमेज से दूंगा। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। स्टेम के साथ फ्लावर्स भी लगे हुए होते हैं और स्टेम के साथ लीव्स भी लगे हुए होते हैं। आप यहाँ पे देखें, अगर स्टेम के साथ लीफ लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है, तो उस पत्ते को स्टेम के साथ जोड़ने के लिए जो डंडी होती है, ये जो स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, इस डंडी को क्या कहा जाता है? पेट्योल कहा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है पेट्योल किसे कहते हैं। पेट्योल वो डंडी होती है जो लीव्स को स्टेम के साथ जोड़ती है, अटैच करती है। यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज है वो है पेडिसेल। पेडिसेल किसे कहा जाता है? पेडिसेल कहा जाता है उस डंडी को जो कि फ्लावर को स्टेम के साथ जोड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? फ्लावर है, और इस फ्लावर को हमने स्टेम के साथ इस डंडी से जोड़ा हुआ है, और इस डंडी को क्या कहा जाता है? पेडिसेल कहा जाता है। तो पेट्योल उस डंडी को कहते हैं जो कि क्या करती है? पत्ते को स्टेम से जोड़ती है। पेडिसेल उस डंडी को कहते हैं जो कि फ्लावर को किससे? स्टेम से जोड़ती है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों टर्म्स आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब आपको पता है कि ये पेडिसेल एक नहीं होती, पेडिसेल एक स्टेम के अंदर बहुत सारी लगी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 2 3 और ये 4 आपको यहाँ पे पेडिसेल नजर आ रही हैं, और 4 के 4 फ्लावर भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपको बंच नजर आ रहा है ना, पूरा का पूरा, जिसने ये पूरी की ये पूरी ये डंडी जिसने इन सारों को होल्ड किया हुआ है, इसको मिला के क्या कहा जाता है? पेडंकल कहा जाता है। कहता है द मेन एक्सिस दैट बियर्स द बंच ऑफ फ्लावर कॉल्ड इज पेडंकल। वो एक्सिस जिसने पूरा का पूरा फ्लावर का बंच होल्ड किया हुआ है उसको क्या कहा जाता है? पेडंकल। तो जब इन सारी की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये पूरी की पूरी एक पेडंकल है। लेकिन अगर मैं एक फ्लावर तोड़ूंगा यहाँ से तो मैं कहूंगा मैंने पेडिसल से क्या किया? इसको तोड़ा है। ये भी आपकी पेडिसल है, ये भी आपकी क्या? पेडिसल है। तो 3 डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे हमने जो है वो सीखी हैं। एक हमने पेट्योल सीखी है। भाई पेट्योल वो डंडी होती है या वो स्टॉक होती है जो कि पत्ते को स्टेम के साथ जोड़ती है। दूसरी हमने पेडिसल के बारे में पढ़ा। पेडिसल वो डंडी होती है जो कि फ्लावर को स्टेम के साथ जोड़ती है। और पेडंकल किसको कहा जाता है? वो जो पूरा का पूरा मेन स्टेम है जिसने वो पूरा का पूरा बंच फ्लावर का होल्ड किया हुआ है उसको क्या कहा जाता है? पेडंकल कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये फ्लावर की जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये भी इंशाल्लाह हमारा एक पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपने ये 3 टर्म्स याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी। तो ये कहता है स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट विच ज्वाइंस द लीव विद स्टेम। अभी मैंने आपको बताया कि वो डंडी या वो पार्ट जो कि पत्ते को स्टेम के साथ जोड़े उसे पेट्योल कहा जाता है, या हम स्टॉक भी उसे कहते हैं इंग्लिश में। स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड एज पेट्योल। मैंने यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। अच्छा, दूसरा पेडिसल के बारे में मैंने बता दिया कि ये वो पार्ट होता है जो कि सिंगल फ्लावर को स्टेम के साथ जोड़ता है, क्योंकि बंच के साथ जोड़ने वाली जो है वो आपकी पेडंकल है, सिंगल फ्लावर के साथ जोड़ने वाली वो आपकी क्या है? पेडिसल है। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
इसका अगला पार्ट दैट इज द थैलेमस, या जिसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर ये फ्लावर के चारों पार्ट हैं तो इन चारों पार्ट की बेस पे आपको एक मोटा स्वेलन बॉडी नजर आती है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई जा रही है। इस स्वेलन बॉडी को क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है या फिर रिसेप्टेकल कहा जाता है। सही है। हमने थैलेमस कहीं और भी पढ़ा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमने थैलेमस के बारे में कहाँ पढ़ा है। तो यहाँ पे थैलेमस का मतलब क्या है कि वो स्वेलन बॉडी जो कि फ्लावर के चारों पार्ट्स को होल्ड करे, ऐसी स्वेलन बॉडी को क्या कहा जाता है? रिसेप्टेकल कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्वेलन बॉडी विच बियर्स आर द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लोरल मीन्स, फ्लोरल का मतलब होता है पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स। तो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनको बियर करने वाली, उनको होल्ड करने वाली जो बॉडी है, स्वेलन बॉडी, इसे थैलेमस कहा जाता है या रिसेप्टेकल, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं इमेज के अंदर दिखा रहा हूँ। इट इज कनेक्टेड विद द पेडिसल। जाहिर सी बात है फ्लावर है और फ्लावर स्टेम के साथ अभी मैंने बताया किस चीज से जुड़ा हुआ होता है? पेडिसल से। तो ये जो नीचे जा रही है ये आप लोगों की क्या है? पेडिसल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द असेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के सारे क्या थे? असेसरी एडिशनल पार्ट थे। अब हम फ्लावर का बाकायदे से पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम कैलेक्स है। अच्छा, कैलेक्स के बारे में कहा जाता है कि ये फ्लावर का सबसे पहला और आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसे आम लफ्जों में आप कली कहते हो। इट इज द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये छोटे छोटे स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जिसे हम सेपल कहते हैं और उर्दू में हम इसे कली कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नॉर्मली क्या देखा होगा? जो सेपल्स होती है वो हमारी नॉर्मली ग्रीन होती है, अमूमन हम यही देखते हैं। पर कभी कभी आपको सेपल्स कलरफुल भी मिलती हैं, मुख्तलिफ कलर की मिलती हैं, और ऐसी सेपल जो कि कलरफुल हो, ऐसी सेपल को कहा जाता है पेटालॉइड। आपने याद रखना है। अच्छा भाई, सेपल का काम क्या होता है? कैलेक्स का काम क्या होता है? कैलेक्स का सिर्फ एक काम होता है, जो बाकी फ्लावर के 3 पार्ट हैं उनको सपोर्ट देना और बाहर वाले एनवायरनमेंट से उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये काम किसका होता है? कैलेक्स का। आपने याद रखना है, द फंक्शन ऑफ कैलेक्स इज जस्ट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट भी देना और उनको प्रोटेक्ट भी करना। अच्छा, बाज औकात आपने कभी ऐसा देखा होगा, ये जो कलियां होती हैं ये इस तरह से साथ मिली हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल साथ मिली हुई होंगी, फ्यूज होंगी इस तरह से बिल्कुल। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कलियां ये क्या होती हैं? अलग अलग भी होती हैं, सेपरेट। मैं आपको इमेज में भी दिखाता हूं। तो ये कहता है कि अगर सेपल्स फ्री हैं तो आप उन्हें कहते हैं पॉलीसिपेलियस। अगर सेपल्स आप लोगों की फ्यूज हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? गीमोसिपेलियस कहते हैं। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं क्योंकि आप लोगों से इंतजार नहीं होता, पाकिस्तानी लोग हो ना। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेपल है, लेकिन ये ग्रीन कलर की नहीं है, ये रेड कलर की। और मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कभी कभी हमें जो है वो दूसरे कलरों की भी मिल जाती है, तो इससे हम क्या कहते हैं? पेटालॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेपल दिखाई जा रही है वो आपकी किस कलर की है? पिंक कलर की है। तो लाजमी नहीं है जितनी भी सेपल्स हों वो ग्रीन कलर की हों, जैसे फ्लावर की होती हैं, गुलाब के फूल, रोज की होती है, लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे आप एक जगह पे देख रहे हो रेड है और दूसरी जगह पे आप देख रहे हो पिंक है। तो कलरफुल जो सेपल्स होती है उनको क्या कहा जाता है? पेटालॉइड कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि बाज औकात ऐसा होता है, कभी कभी ये सेपल अलग अलग होती हैं, कभी कभी ये सेपल फ्यूज होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें सेपल क्या है? अलग हैं, 1 2 3 तीनों अलग अलग हैं, तो इसे हम पॉलीसिपेलियस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी की सारी सेपल क्या है? आपस में फ्यूज है। ये नॉर्मली जनरल हमें आम जो घर में फूल लगे हुए होते हैं उनके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? गीमोसिपेलियस कहा जाता है। सही है। तो मुझे उम्मीद है पेटालॉइड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, पॉलीसिपेलियस का भी, गीमोसिपेलियस का भी। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे दोस्त ने इसका नाम रखा था ये बुड्ढी अम्मा है। सही है। तो इसको बुड्ढी अम्मा कहते हैं। तो पता नहीं होता था कि ये बुड्ढी अम्मा क्या है, लेकिन आज पता चल गया है। हमारे पास होता ये है कि हमारी जो सेपल्स हम जो भी पढ़ रहे हैं, कभी कभी वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो इस टाइप की सेपल को क्या कहा जाता है? पेपस कहा जाता है। ठीक है। तो जितनी भी टर्म्स थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसिपेलियस, अगर सेपल्स फ्यूज हैं तो गीमोसिपेलियस। और मैंने बताया कि कभी कभी सेपल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेपस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेक्स। कैलेक्स का काम भी पता चल गया और सेपल वगैरह का भी पता चल गया, फ्री फ्यूज का भी पता चल गया, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम आम देखते हैं वो भी हमें पता चल गया।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सेपल दिखा रहा हूँ। ये जो आपकी ग्रीन कलर की है ये सेपल ही कहलाती है। अगर ये कलरफुल होती तो हम इसे ये सेपल का किताब छीन के हम इसे पेटोलॉइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास पार्ट जो है वो है क्रोला का। क्रोला के बारे में समझते हैं ये क्या होता है, हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का सेकंड पार्ट होता है। बहुत बड़े बड़े ब्राइट कलर्ड पत्तों का ये बना हुआ होता है और उन पत्तों को क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है, सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट उन्हें अट्रैक्ट करता है, तो आपने याद रखना है वो आपका पेटल्स है। पेटल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं कुछ ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जूसी फ्रेगनेंस वाला सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। NECTOR नेक्टर, ठीक है। ये नेक्टर क्या होता है, वो जूस होता है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। और फ्लावर के भी किस पार्ट से प्रोड्यूस होता है, आज आप लोगों को पता चल गया, कोरोला से, पेटल से प्रोड्यूस होता है। विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होती है उसके लिए उसको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेशन के ऊपर हमारा एक डिटेल टॉपिक होगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि सेपल फ्री भी थे और फ्यूज भी थे, सेम इसी तरीके से जो पेटल्स होते हैं ये फ्री भी होते हैं और फ्यूज भी होते हैं। अगर आपके पेटल्स फ्री हैं तो हम इन्हें पॉलीपेटेलियस कहते हैं। अगर आपके पेटल्स फ्यूज हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, गीमोपेटेलियस कहते हैं। सिर्फ हमने पॉलीसिपेलियस को पॉलीपेटेलियस कर दिया और गीमोसिपेलियस को हमने गीमोपेटेलियस कर दिया, इतना सा फर्क है। अच्छा, बाज औकात हमें कुछ ऐसे फ्लावर भी देखने को मिलते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेरियांथ। ये लिखा हुआ है, इन सम फ्लावर्स सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट डिफर इन शेप एंड कलर। ना शेप में फर्क पता चलता है ना कलर में, क्योंकि वो दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल पार्ट बना लेते हैं और इसको क्या कहा जाता है, पेरियांथ कहा जाता है। तो आप लोगों को कोरोला का पता चल गया। इसमें ब्राइट बड़े बड़े कलर्ड जो हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। काम इसका क्या है, जूसी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों और पॉलिनेशन हो। सेपल्स में, पेटल्स मैंने कहा फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटेलियस, फ्यूज हैं तो कीमोपेटेलियस। और मैंने आप लोगों को यह भी समझा दिया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी सेपल्स और पेटल्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, पेरियांथ का नाम। मैं इमेज में भी दिखा देता हूँ, सारी इमेजेस में लाया हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको ब्राइट ब्राइट पत्ते नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पत्ते क्या कहलाते हैं, पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो, सिपेलियस को छोड़ो, पिटेलियस को देखो। यहाँ पे आपको जो पेटल्स हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं तो हम इसे पॉलीपेटेलियस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो पत्ते हैं ये आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, गीमोपेटेलियस कह रहे हैं, ठीक है। तो गीमोपेटेलियस, पॉलीपेटेलियस, गीमोसिपेलियस, पॉलीसिपेलियस, ये चारों टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को कहीं से पता चल रहा है कि कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है? नहीं, क्योंकि इसका जो सेपल है और इसका जो पेटल है ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पेरियांथ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैलेक्स क्रोला दोनों अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। ये कहता है इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ प्लांट कंसीडर एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। अब एंड्रोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट और तीसरा कनेक्टिव। इन तीनों को पार्ट्स को मिला के स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। ये जो तीनों आपके पार्ट्स हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, आपकी बुक में 2 लिखे हुए हैं, एंथर और फिलामेंट। कनेक्टिव को कंसीडर नहीं करते, पर कनेक्टिव में समझाता हूँ किसे कहते हैं। बहरहाल ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको मिला के क्या कहा जाता है, स्टेमेन्स कहा जाता है। स्टेमेन और एंड्रोशियम में कोई फर्क नहीं है, कहीं आप परेशान हो जाओ कि एंड्रोशियम क्या है और स्टेमेन क्या है, एक ही बात होती है, सही है। तो हम देखते हैं एंथर का काम क्या है, फिलामेंट का काम क्या है और कनेक्टिव का काम क्या है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट में मार्कर चेंज करूँ, ये आप लोगों को जो है इस इमेज के अंदर नजर नहीं आएगा, कौन सा लेते हैं, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ये जो आपको 2 इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें एंथर कहा जाता है। और ये जो डंडी आपको नजर आ रही है, इस डंडी को क्या कहा जाता है, फिलामेंट। और इन दोनों पार्ट्स को मिला के क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, कनेक्टिव, इन सारी चीजों का जो है वो काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं। अब आप खुद देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि इस डंडी का काम क्या है, तो मुझे बच्चा भी बता देगा कि सर इस डंडी का काम ये है कि एंथर को होल्ड करना, एंथर को बियर करना। ये किसका काम होता है, फिलामेंट का। तो यही लिखा हुआ है, फिलामेंट इज द स्टॉक, ये किस्म की डंडी है जो कि क्या करती है, एंथर को बियर करती है। इसके ऊपर हमारे क्या लगे हुए होते हैं, एंथर लगे हुए होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एंथर के 2 लोब होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। एक लोब ये वाला है, ये बाय लोब्ड होता है, दूसरा लोब जो है वो ये वाला है।
अच्छा, इन दोनों लोब के बीच में आपको ये एक लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को कहा जाता है कनेक्टिव। ये इसका तीसरा पार्ट है जो कि आपकी बुक के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन आप इसको भले नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जो भी वीडियो में बताता हूं उसको पॉज करके आप लिखते जाया करें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, दो लोब्स हैं और इन दोनों लोब्स को क्या कहा जाता है, एंथर। इन दोनों लोब्स को होल्ड करने का काम किसका है, फ्लेमेट का। भाई एंथर होते क्या हैं, एंथर के बारे में कहा जाता है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या फिर इनको स्पोरोफाइट कहा जाता है। हमारे पास दो नई टर्म्स आ गई। एंथर के बारे में क्या कहा जाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या स्पोरोफाइट हैं। याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरोफाइट का मतलब होता है वो जगह जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस हों। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन को कहा जाता है स्पोरोफाइट या माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि फ्लावर का जो स्पोरेंजिया है या फिर जो स्पोरोफाइट है ये किसे कहा जाता है, मेल के, तो आप मुझे क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपने याद रखना है, एंथर इज द स्पोरोफाइट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर इज द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों एक ही चीज है, आप कह सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एंथर के टोटल कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स आप देख रहे हैं, दोनों लोब्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 चेंबर्स। हर लोब के अंदर आपको दो दो चेंबर नजर आ रहे हैं, एक चेंबर ये है और दूसरा चेंबर ये है। और इन चेंबर को क्या कहा जाता है, पोलन सेक कहा जाता है। और इस पोलन सेक के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और याद रखना, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल के क्या कहलाते हैं, स्पोर कहलाते हैं या मेल के गेमेटोफाइट कहलाते हैं। देखो, एक हमारे पास होता है स्पोरोफाइट। इसको हम स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है गेमेटोफाइट। इसको हम गेमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनसाइड पोलन ग्रेन्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो जाहिर सी बात है, स्पर्म्स हमारे गैमेट्स होते हैं, हमारे भी और प्लांट के भी गैमेट्स होते हैं। तो प्लांट के गैमेट्स के प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहा जाता है, गेमेटोफाइट कहा जाता है। तो यानी इस स्लाइड के अंदर आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, जिनमें से एक आपने एंथर के बारे में सीखा और दूसरा आपने पोलन ग्रेन के बारे में सीखा। अगर आपसे कोई पूछे एंथर क्या है तो आप उसे कहेंगे ये स्पोरोफाइट है या माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। और आपसे अगर कोई पूछे कि इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे इन स्पोर को पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। जब ये स्पोर पोलन ग्रेन बनते हैं तो इसके अंदर मेल के स्पर्म बनते हैं, तो इसलिए पोलन ग्रेन को दूसरा क्या कहा जाता है, गेमेटोफाइट कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपका स्पोरोफाइट का पता चल गया मेल के, और मेल के गेमेटोफाइट का भी पता चल गया। मेल का जो स्पोरोफाइट है वो एंथर है और जो मेल का गेमेटोफाइट है वो आपका पोलन ग्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट शुरू होता है वो पार्ट होता है गायनोशियम का। और आपको पता है जो गायनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, चौथा पार्ट कहलाता है ये। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि मेल के 3 पार्ट होते हैं तो फीमेल के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तीनों के फंक्शन भी समझाता हूँ, काम भी समझाता हूँ। इनको मिला के कार्पेल या इनको पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टल नहीं, इनको पिस्टिल कहा जाता है। जिस तरह से आपने एंथर को, फ्लेमेंट को और कनेक्टिव को मिला के जो है वो स्टेमिन कहा था, सेम इसी तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के कार्पेल या फिर क्या कहते हैं, पिस्टिल। आपको तीनों पार्ट नजर आ रहे होंगे। ये ओवरी है, यहाँ पे ये ओवरी आपको दिखाई जा रही है, और सेकंड नंबर पे ये जो है ये पूरे का पूरा स्टाइल दिखाया जा रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। इनके काम समझाता हूँ कि ये क्या काम करते हैं, आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, स्टिग्मा जो है ये सबसे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर मोस्ट जो है ये पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करना, बस खत्म। ठीक है, स्टिग्मा का सिर्फ काम क्या होता है, जो पोलन ग्रेन आएंगे ना एंथर से, अभी हमने कहा कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं जो कि स्पोर भी कहलाते हैं, और इन स्पोर के अंदर मेल के स्पर्म बनते हैं, तो इसलिए हम इसे गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो जब ये स्पोर निकल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल के जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले किस पार्ट पे आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। और स्टिग्मा का काम यही होता है कि पोलन ग्रेन को क्या करना, रिसीव करना। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है स्टाइल। स्टाइल होता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मिडल वाला रीजन, जो बीच वाला रीजन होता है इसे क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। अच्छा, अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा गौर से देखो, अब हम इस स्ट्रक्चर के जरिए आगे का टॉपिक समझेंगे।
देखो ये हमारे पास एंथर है और इसके अंदर ये मौजूद हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि मेल के स्पोर कहलाते हैं और इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, तो इसलिए पोलन ग्रेन को हम गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एंथर से जब ये पोलन ग्रेन निकल के फीमेल के पहले पार्ट पे आते हैं तो सबसे जो पहला पार्ट इसे रिसीव करता है उस पहले पार्ट को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है, ठीक है। स्टिग्मा ने इसे क्या किया, रिसीव किया। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर से, ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसके अंदर से बनती हैं दो चीजें। एक बनते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में काम करेंगे। दूसरे बनती है इसके अंदर एक ट्यूब, जिस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब, ठीक है। ये क्या बन रही है, पोलन ट्यूब बनती है। अब जाहिर सी बात है, जब स्पर्म यहाँ पे गिरते हैं तो यहाँ से गिरने के बाद उनको अंदर आना होता है, ओवरी के अंदर आना होता है, और ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर स्पर्म्स को आना होता है, तो इनको आने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो स्पर्म्स को स्टिग्मा से लेके ओवरी के अंदर पहुंचे। तो वो जो पहुंचने वाली चीज है वो आप लोगों की क्या होती है, पोलन ट्यूब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोलन ट्यूब का काम आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन ट्यूब बनती कहाँ से, पोलन ट्यूब बनती है पोलन ग्रेन से। इस पोलन फोर सपोज करो ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो चीजें बनती हैं। एक, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहलाते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक ट्यूब बनती है जिसे क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। अब आप देख रहे हैं ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई, अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये क्या है, ये स्टाइल है। ये स्टाइल से होती हुई सीधा कहाँ जा रही है, ओवरी में जा रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि पोलन ट्यूब को जगह कौन देता है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, सर पोलन ट्यूब को जगह देने वाला स्टाइल होता है। तो स्टाइल का काम क्या होता है कि पोलन ट्यूब को जगह देना। अच्छा, दूसरा इसका काम क्या होता है, स्टिग्मा से स्पर्म को लेना और ओवरी के अंदर ट्रांसफर करना। ये भी किसका काम होता है, स्टाइल का। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज यहां से लेके यहां तक आ रही है और इसमें बीच में कोई चीज यहाँ पे लगी हुई है, फॉर सपोज करो ये जो लगी हुई चीज है ये आप लोगों की क्या है, स्टाइल है। अब यहाँ पे स्पर्म है, ये ओवरी है, यहाँ पे ओवम मौजूद है। तो ये स्पर्म जब यहाँ से इसकी तरफ आएगा तो इसको कौन पहुंचाएगा, अंडरस्टूड बात है, इसको ये स्टाइल पहुंचाएगा। तो स्टाइल क्या करता है कि एक तो पोलन ट्यूब बनाने में जगह प्रोवाइड करता है, पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम ये करता है कि ये स्पर्म को स्टिग्मा से लेके ओवरी में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि दो काम आप लोगों को समझ इसके आगे होंगे। स्टाइल इज द मिडल रीजन विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवरी। अभी मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ता है। एंड अ प्लेस वेयर पोलन ट्यूब ग्रो, वो जगह होती है जहां पे पोलन ट्यूब ग्रो करती है। और मैंने आपको बताया कि पोलन ट्यूब बनती कहां से, पोलन ग्रेन से। क्या काम करती है, स्पर्म को लेके सीधा ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद होते हैं वहां चली जाती है। पोलन ट्यूब क्या है, एक होलो किस्म की ट्यूब है जो कि कहां से डेवलप होती है, पोलन ग्रेन से। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पोलन ट्यूब का काम क्या होता है, मेल गैमेट यानी स्पर्म को लेना और कहां ट्रांसफर कर देना, ओव्यूल के अंदर। मैं बताता हूं कि ओव्यूल क्या होता है, अभी तक हम यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतना तो पता चल गया ना कि पोलन ट्यूब क्या करती है, मेल के गैमेट यानी स्पर्म को ट्रांसफर कर देती है ओव्यूल के अंदर। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे स्पर्म मौजूद है और ये जो बीच में बनी हुई है ये पोलन ट्यूब बनी हुई है। और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको कहा जाता है ओव्यूल। मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है। समझाता हूँ ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, किस तरह से सिस्टम चलता है। तो यहाँ तक का मुझे उम्मीद है कि किस्सा जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो लास्ट पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी इज द बेसल पोर्शन ऑफ द कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे बेस वाला जो पोर्शन है वो ओवरी है। इस ओवरी के अंदर आपको कुछ चेंबर्स नजर आएंगे और उन चेंबर्स के अंदर आपको एक या एक से ज्यादा क्या नजर आते हैं, ओव्यूल्स नजर आते हैं। और याद रखना ओव्यूल्स जो हैं वो फीमेल के मेगा स्पोरेंजिया कहलाते हैं या फीमेल के स्पोरोफाइट कहलाते हैं, यानी जहाँ पे फीमेल के क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। देखो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से अभी हमने कहा ना कि मेल का जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है उसे हम एंथर कहते हैं और जो गेमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। सेम इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फीमेल का फ्लावर के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन कौन सा होता है, वो होता है ओव्यूल्स। एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे हो सकते हैं। और ये ओव्यूल कहाँ मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर आपको टोटल 8 सेल मिलते हैं। कितने सेल मिलते हैं, मैं इन 8 सेलों के नाम भी आपको बताऊंगा, ये 8 सेल कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जस्ट आप याद रखो कि ओव्यूल के अंदर आपको एक 8 सेल का इस तरह से बंद स्ट्रक्चर नजर आता है और इस बंद स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। ये 8 सेलों का जो बंद स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक। और याद रखना एम्ब्रियो सेक जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट कंसिडर किया
जाता है, यानी कि यहाँ पे फीमेल के क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो यानी अभी हमें ये अच्छे तरीके से पता चल गया कि जो स्पोरोफाइट है, जो गेमेटोफाइट है, ये क्या होते हैं। स्पोरोफाइट वो जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो, गेमेटोफाइट वो जहाँ पे गेमेट प्रोड्यूस हो। मेल के स्पोरोफाइट को एंथर कहते हैं, गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं, फीमेल के स्पोरोफाइट को ओव्यूल कहते हैं, फीमेल के गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये सारी बातें आपको समझ आ गई। ओव्यूल कहाँ पे मौजूद होता है, ओवरी के अंदर। एम्ब्रियो सेक कहाँ पे मौजूद होता है, ओव्यूल के अंदर। 8 सेलों का जो स्ट्रक्चर बंद होता है उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है, और उन्हीं 8 सेलों में से एक सेल क्या होता है, गैमेट्स का होता है, यानी एक का, यानी ओवम का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो किस्सा है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल है। ये देखो मैंने कहा ना, एक भी हो सकते हैं, 2 3 4। यहाँ पे आपको कितने दिखाए जा रहे हैं, 6 ओव्यूल दिखाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि ओव्यूल के अंदर आपको टोटल 8 सेलों का एक स्ट्रक्चर मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 सेलों का जो स्ट्रक्चर है, इस 8 सेलों के स्ट्रक्चर को मिला के क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। और इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ओवम। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये ओवम है। और ये जो नीचे 2 आपको ब्लू और येलो डॉट नजर आ रहे हैं, ये 2 स्पर्म्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इनके ऊपर फिलहाल हमारी कोई डिस्कशन नहीं है, फिलहाल इनके ऊपर मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा, अभी जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया 8 सेल होते हैं। ठीक है, उन 8 सेलों में से जो ग्रीन पड़ा हुआ है ये क्या है, ये ओवम है, एक सेल है। मैं बाकियों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका जिक्र आगे है और फिलहाल उनका करना यहाँ पे फजूल है। तो ये 8 सेलों वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सेक। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो है मैंने आप लोगों को समझाई, ये समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब ओवरी के अंदर मैंने कहा कि बहुत सारे चेंबर्स होते हैं और उन चेंबर्स में पाए जाते हैं ओव्यूल। अब वो चेंबर एक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऐसी ओवरी को कहा जाता है यूनिओक्यूलर, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। इस ओवरी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा भी चेंबर हो सकते हैं, बहुत सारे चेंबर हो सकते हैं, इसको कहा जाता है मल्टीओक्यूलर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको 6 चेंबर नजर आ रहे हैं, और इनके अंदर ये जो पीले कलर के पड़े हुए हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके ओव्यूल हैं। और इन ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, एम्ब्रियो सेक मौजूद है। तो चेंबर जब ज्यादा होंगे तो मल्टीओक्यूलर, अगर एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनिओक्यूलर। आप गौर से देखो, जो ओव्यूल्स हैं ये ओवरी की वाल के साथ अटैच हैं, नजर आ रहा है आपको, ये सारे के सारे आपके ओव्यूल हैं, ओवरी की वाल के साथ ये अटैच हैं। और अटैच करने वाला जो टिश्यू है, उस टिश्यू को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। और ये प्लेसेंटा इंसानों में भी बनता है, ठीक है, माँ और बच्चे के बीच में भी बनता है। खैर, जब वो समझाऊंगा तो वहां पे भी डिस्कस करवा दूंगा, समझा दूंगा कि ये क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्लावर वाली जितनी भी कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं जब भी कहूँ ओव्यूल तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, कहाँ पाया जाता है। ओवरी तो पता होना चाहिए क्या है, कहाँ पाई जाती है। एम्ब्रियो सेक का पता होना चाहिए, एंथर का, फ्लेमेंट का, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, पोलन ट्यूब का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आके बताना कि सर ये हमने सारा जो अच्छे तरीके से समझ लिया है। अच्छा, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर, वैसे तो मैंने आपको बता दिया स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या होते हैं, लेकिन एक बार एक और चीज़ है वो भी समझा दूं। हमारे पास जो प्लांट होते हैं ना वो 2 किस्मों के होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में कहा जाता है ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कहा जाता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। मैं बताऊंगा ये फ्लावर क्यों देते हैं, ये फ्लावर क्यों नहीं देते, हमारी डिस्कस होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसका मतलब मुझे आप लोगों को समझाना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ये मुराद है कि ये फ्लावर पहले क्या करते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि फॉर सपोज करो, चलो मैं मेल की मिसाल ले लेता हूँ, ये हमारे पास मेल का स्पोरोफाइट है। ठीक है, मेल का क्या है, और आप लोगों ने अभी पढ़ा कि मेल के स्पोरोफाइट को क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेल का क्या हो गया, एंथर हो गया। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक स्पोर, मैंने सिर्फ एक बनाया, वैसे बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। ये एक स्पोर बन गया। ये जो स्पोर बनेगा ये किस प्रोसेस से बनेगा, ये बनेगा मियोसिस से। ठीक है, ये जिस डिवीजन से बनेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मियोसिस। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाई, मियोसिस करवाई, और मियोसिस के जरिए स्पोर बना। और आप सब लोगों को पता है कि सेल डिवीजन होती है 2 किस्मों की, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिसको हम n से शो करते हैं, और हाफ नंबर को हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं। ये बेसिक बातें जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप लोगों की मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं।
अच्छा, जब भी माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 40 है तो क्रोमोसोम्स का नंबर कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। और ऐसे फुल क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या कहा जाता है, डिप्लॉइड कहा जाता है। और जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उसे हम किससे शो करते हैं, 2n से शो करते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन तीन बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बनते हैं आपने याद रखना है वो मियोसिस से बनेंगे। यानी कि अगर इस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 40 है, एक मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, कहीं को के वाकई 40 है, एक मिसाल ले रहा हूँ कि इसके अंदर अगर क्रोमोसोम्स का नंबर 40 है और हमने इसके एंथर के अंदर स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस करवाई है और इसका जो स्पोर बनेगा, इस स्पोर के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब ये जो हाफ 20n वाला जो स्ट्रक्चर है, अब ये क्या करेगा, गेमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, गेमेट प्रोड्यूस करेगा। गेमेट प्रोड्यूस करेगा इनके अंदर जो ये जो स्पोर बना है, इसको मैंने अभी कहा था कि क्या नाम देंगे, इसको हम पोलन ग्रेन का नाम देंगे। मेल की बात हो रही है ना, तो ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर गेमेट बनेगा तो इसलिए हम इसे गेमेटोफाइट भी कहते हैं। अच्छा, जो गेमेट्स बनते हैं उनके लिए मियोसिस नहीं होती, उनके लिए क्या होती है, माइटोसिस होती है, ताकि अब हम क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रख सकें, सेम रख सकें। क्योंकि 20 क्रोमोसोम्स अगर यहाँ से आएंगे तो जाहिर सी बात है 20 क्रोमोसोम्स कहाँ से आएंगे, फीमेल से। तो 20 और 20 जो नया बच्चा बनेगा उसके अंदर दोबारा से क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ तो खैर नहीं समझा रहा क्रोमोसोम्स की, मैं ये समझा रहा हूँ कि स्पोरोफाइट के अंदर एंथर के अंदर मियोसिस हुई और स्पोर बने, स्पोर का नंबर हाफ था और इन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो चीजें बनती हैं, एक पोलन ट्यूब, मैंने अभी आपको काम बताया, स्पर्म लेके सीधा ओव्यूल के पास जाएगी, और दूसरा इसके अंदर स्पर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है। और वो स्पर्म्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं, उनका नंबर n होता है। और याद रखना प्लांट के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं या जो ओवम बनते हैं वो मियोसिस से नहीं बनते, वो माइटोसिस से बनते हैं। इंसानों के अंदर जो स्पर्म बनते हैं या जो फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं ना, वो मियोसिस से बनते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं या जो ओवम बनते हैं वो मियोसिस से नहीं, वो किससे बनते हैं, माइटोसिस से। तो आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का बनना, ये स्पोरोफाइट से हमने क्या बनाया, पोलन ग्रेन गेमेटोफाइट बनाया। अब ये गेमेटोफाइट क्या करेंगे, दोनों मेल फीमेल दोनों अपने अपने गेमेटोफाइट के गेमेट प्रोड्यूस करके इनको मिला के फिर दोबारा इसे क्या करेंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। फिर स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, हाफ होगा। इससे फिर गेमेटोफाइट बनेगा, फिर गेमेटोफाइट दोनों आपस में मेल फीमेल अपने गेमेट्स कंट्रीब्यूट करके फिर क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। तो ये जनरेशन ऐसे चलती रहती है, पहले बनता है स्पोरोफाइट, फिर बनता है गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर गेमेटोफाइट, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। इस जनरेशन को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उम्मीद है कि अब समझ आ गया होगा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स फर्स्ट प्रोड्यूस स्पोर, पहले ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर, मैंने बताया कि मियोसिस से करते हैं। फिर वो जो स्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। अगर मेल का गेमेटोफाइट होगा तो भी बताया उसे पोलन ग्रेन कहेंगे, अगर फीमेल का गेमेटोफाइट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सेक कहेंगे। ये कहता है जो मेल और फीमेल हैं ये अपने गेमेटोफाइट्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, गेमेट्स। वो गेमेट्स दोबारा से आपस में मिलेंगे और दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट बनाएंगे। फिर वो प्लांट दोबारा से स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर दोबारा से मेल फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो दोबारा से आपस में मिलेंगे और दोबारा से स्पोरोफाइट बनेगा। इस साइकिल को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का बनना, फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, फिर स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का, ये पूरी की पूरी जनरेशन क्या कहलाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को जहन में रहे, हमेशा याद रहे। जो मेल का स्पोरोफाइट होता है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर कहते हैं, जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और मेल का जो, और मैंने आप लोगों को बताया कि इनके जो स्पोर्स होते हैं इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन, इनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि मेल के क्या कंसीडर किए जाते हैं, गेमेटोफाइट कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेल गेमेटोफाइट, द यंग मेल गेमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन, या जिसे हम पोलन भी कहते हैं, वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, फीमेल स्पोरोफाइट मैंने बताया किसे कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया को, या फिर उसका दूसरा नाम ओव्यूल है, जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक को मैंने बताया कि वही 8 सेलों वाला स्ट्रक्चर जो कि ओव्यूल के अंदर मौजूद है, लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल वेयर एग्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जब तक आप लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, आपको स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का पता नहीं चलता, तब तक ना तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आएगी और ना ही आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आएगी। तो पहले आप इसको समझें अच्छे तरीके से और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।